आज फिर मैं कमरे में रोती हुई बैठी थी। अम्मी वगैरह सब दावत पर गए हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी रूह कांप गई। मैं कमरे में ही कहीं छुपने लगी। मैं फौरन कंबल में घुस गई कि अब ना जाने क्या होगा। मैं अपने गाल पर हाथ रखे बैठी थी, जो बिल्कुल लाल हो चुके थे, क्योंकि आज फिर मेरी माँ ने अपना गुस्सा उतारा था। काफ़ी अरसे से यही होता आ रहा था। मैं कुछ बोलती तो आगे से मार कर खामोश कर दिया करती। अगर ये बात किसी और ने सुन ली तो अनजान तुम जानती हो। अपनी माँ के अल्फाज सुनकर मैं बहुत रोती। आखिर वे मुझे बताती क्यों नहीं है और ना ही मेरे साथ रहती थी। रात खामोशी से गुजरती थी। चारों तरफ सन्नाटा था। चांद भी खामोश था और तारे भी। लेकिन जो हो रहा था वे मेरा ज़मीर था, मेरा दिल था। मैं सोच रही थी कि मैं तो अल्लाह से गिला करने का हक भी नहीं रखती, लेकिन सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए खामोशी से लेटकर सोचने लगी। रोज़ सोने से पहले गुजरे गए दिन के तमाम लम्हे याद कर आंखें भीग जाती। मैं सुबह उठी, मुझे कॉलेज जाना था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले मैं किचन में कुछ खाने के लिए चली गई, लेकिन वहाँ अम्मा अपने बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और जब मैंने अपने नाश्ते का सवाल किया तो कहने लगी खुद बना लो, अभी टाइम नहीं है, बच्चे लेट हो रहे हैं। ये सुनकर मैं वैन का इंतज़ार करने लगी। मैं रोज़ ना ही नाश्ता करती और ना ही अपने खाने के पैसे मांगती। रोज़ का यही होना था। अलबत्ता अपने बाप से पैसे ज़रूर मांग लेती, वे कभी इनकार नहीं करते। मुझे पैसे देने से अब्बा का रवैया मेरी माँ के रवैये से काफ़ी बेहतर होता था। और तो और मुझे कोई भी बात करनी होती तो मैं अपने बाप से ही करती। मेरी माँ मुझे ज़्यादातर अपने कमरे में बंद करके रखती। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खाते, मगर मेरी माँ मुझे कमरे में ही दे जाती और कहती कि सुबह कोई भी पूछे तो कह देना कि पढ़ाई करते करते आँख लग गई, या कोई भी बहाना कर देना, मगर ये न बताना कि मैंने तुम्हें बंद किया है। ये बात मुझे हैरत में डालती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। घर के सारे मेंबर के साथ मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं दी और मैं खामोश रहती। यहाँ तक कि ये बात यहाँ तक आ पहुँची, एक रोज़ मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि आज शाम को रिश्ते वाले आएंगे, तो तुम अपनी ज़बान बंद करके उनके चाय ले आना। मैंने कुछ कहना चाहा तो अम्मा कहने लगी, मैं आज के दिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, खामोशी से मेरी बात मान लो। इन शब्दों को सुनकर मुझे तो शक था कि मैं अम्मा की बेटी नहीं हूँ। अगर मैं उनकी बेटी होती तो वे मेरे साथ ऐसा ना करती। उस दिन मेरे दिल को समझाया और मैं लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं अपनी माँ पर इतनी बोझ हो गई हूँ जो एक पागल लड़के से शादी कराने पर रजामंद है। उस वक्त मैं खामोश हो गई और सोचने लगी, अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता। अम्मा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम्हारा रिश्ता उस लड़के के साथ कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद मैं बहुत रोई। इस रिश्ते के बारे में जब अब्बा को पता चला तो वे बहुत बोले। उन्होंने अम्मा से कहा, तुम ये क्या कर रही हो मेरी छोटी सी बेटी के साथ? उसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है कि तुम जल्दी के चक्कर में उसे एक पागल के हवाले करने चली? मगर मेरी अम्मा ने उनकी एक ना सुनी और उनको कहने लग जाती कि बेटी की छोटी उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाए तो रिश्ता आना ही बंद हो जाते हैं। बहुत सफाई दे दी उन्होंने, मगर मेरे अब्बू ने बोल दिया कि मैं वहाँ शादी नहीं होने दूंगा। हम अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करेंगे और बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आने का इंतज़ार करेंगे। ऐसे ही यूँ राह चलते को अपनी बेटी नहीं दूंगा। ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे फिर से कमरे में ले जाकर बहुत मारा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता। तुम तो हो ही मनहूस, शुरू से ही यही करती आ रही हो। मैं ये सब सुनकर खामोशी से रोने लगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं ज़्यादातर अपनी माँ से पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। यहाँ तक कि मेरे बाकी बहन भाइयों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन वह बगैर जवाब दिए यहाँ से निकल जाती। मैं उनसे पूछने चाहती कि मैंने ऐसी कौन सी मनहूस हरकत की है आपकी ज़िंदगी में। अम्मा की बातें मुझे तोड़ रही थी। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। भला एक बेटी क्यों चाहेगी कि उसकी माँ खुश ना रहे। मेरा एक बड़ा भाई था जो चंद ही महीने बड़ा था मुझसे।
वह रात को अंधेरे मेरे कमरे में आता था, मगर मैं दरवाज़ा बंद ही रखती, बल्कि ऐसे ही करने लगती कि जैसे मैं सो रही हूँ। मैं जानती थी कि उसकी सोबत सही नहीं है, वह आवारा दोस्तों में उठता बैठता है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहती। जब वह रातों को कमरे में आता तो मैं अगले दिन अम्मा को बता दी तो वे मुझे मारने लगती कि तुम्हारी ही गलती है, वैसा बिल्कुल नहीं है, या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने अपने अब्बा को ये बात बताई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, फिर बाहर बैठे रहना। मैं माँ की बातें सुनकर हैरान हो जाती, लेकिन थी तो वह मेरी माँ, इसलिए मुझे नसीहत की, जब भी रात को दरवाज़ा बजे तो तूने दरवाज़ा नहीं खोलना। और उस दिन के बाद मैं ऐसा ही करती। ऐसे ही दिन और रात गुजरने लगे। टाइम पर लगा कर उड़ रहा था, लेकिन मेरी माँ का टॉर्चर जारी था। अभी वे मुझे मारती रहती, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। उन्हें ये भी ख्याल न था कि मैं एक जवान बालिग बेटी हूँ और मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। खुदा की कसम मुझे यकीन था, अगर मेरे अब्बा को अम्मी की इस हरकत और टॉर्चर का पता चल जाता तो उन्हें कभी माफ़ न करते, लेकिन मैं अब्बा को नहीं बताती। अगर मैंने उनको ये बात बता दी होती तो वे मुझे और मारती। यूं ही एक रोज़ मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, हम सब घूमने जा रहे हैं, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आए तुम जाने के लिए ना कर देना, बल्कि कह देना कि तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा ही हुआ। मेरे ना जाने का सुनकर अब्बा ने मुझे बाहर बुलाया और मुझे जाने के लिए कहने लगे, जिसे मैंने यह कहकर टाल दिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी कल कॉलेज में मेरा पेपर है। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि कौन गया है घूमने और कौन नहीं। अलबत्ता अपनी माँ की नसीहत मानते हुए मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन अंदर बैठकर ना जाने कितनी देर तक मैंने अपने आंसू बहाए, ये सोचते हुए कि आखिर क्यों मेरी माँ अपने साथ नहीं लेकर गई। मेरे दोस्तों की अम्मी तो उनके साथ ऐसा नहीं करती। उस घर में हर कोई आज़ाद है, मगर मेरी माँ ने मुझे बंदी क्यों बना रखा है। ना मैं खुलकर जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। शुरू से ही ऐसे हालात हो रहा था। सब चले जाते, मगर मैं घर में ही रोने के लिए बैठ जाती। कुछ ही देर गुजरी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। क्योंकि मैं घर पर अकेली थी तो बहुत ज़्यादा डर गई कि बाहर कोई चोर वगैरह तो नहीं है। मैं अंदर ही कमरे में बैठकर छुपने की जगह ढूंढने लगी। फिर मैंने खुद से पूछा कि कौन है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैं और ज़्यादा डर गई। अगर यह हसन भाई हुए तो ये सोचकर मैं खामोश होकर जाकर बैठ गई और अपने लिए दुआएं मांग रही थी। मांग ली, लेकिन किसी ने मेरे कमरे का लॉक खोला। लॉक खोलने की आवाज़ सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं रोने वाली थी, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो अब्बू को सामने देखकर मेरा डर दूर हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे अपने अब्बू को अपने पैरों में बैठकर माफ़ी मांगता देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि अब्बा मेरे पाँव में गिरकर मुझसे ना जाने किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे थे। मेरी ये समझ से बिल्कुल परे था। अभी मैं इसी कशमकश में थी कि अब्बा ने अचानक मेरे सर पर अपना हाथ रखा। वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर समझती हूँ कि ज़रूर किसी न किसी वजह से तुम कमरे में बंद रहती हो और तुम्हारी माँ खामखा ही तुम पर पाबंदियाँ लगाती हैं। मेरी बेटी, घर तुम्हारा भी है, तुम भी आराम से बाहर निकलकर ज़िंदगी सुकून से गुजार सकती हो। तुम भी मेरे बच्चों के जैसी ही अजीज़ हो। तुम्हें किसी से भी कोई भी मसला हो तो मुझे बात कर सकती हो। अब्बा के अल्फाज सुनकर मैं सोचने लगी कि क्या मतलब है। क्या मैं अब्बा की औलाद नहीं? अगर अब्बा की बेटी नहीं होती तो फिर मैं किसका खून हूँ? अजीब हालात मेरे मन में हावी होने लगे, मगर न जाने उनका जवाब मुझे किससे मिलना है। मैंने बातों ही बातों में अब्बा से पूछना चाहा, लेकिन अब्बा बात बदल कर ये कहने लगे कि वाकई तुम्हारी माँ तुम्हें कमरे में रहने के लिए कहती थी। पहले तो मैं इनकार करती, मगर अब्बा ने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, ना तुम्हें कुछ कहूँगा, नहीं तुम्हारी माँ को, बेफिक्र रहो। मेरे अब्बा ने अपना सवाल दोहराया, जिसके जवाब में मैंने हाँ में सर हिलाने लगी। अब्बा खड़े हो गए और कमरे से जाते हुए बाहर कहने लगे, अब बात तब होगी जब तुम्हारी माँ घर आएंगी। ये सुनकर भी डर गई। क्या अगर अब्बा ने अम्मा को बता दिया कि मैंने इस तरह कहा है तो वे सीधा सीधा मेरा कत्ल कर देंगी। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करने लगी, मगर होना वही था जो मंजूर खुदा था। खैर, कुछ देर बाद अम्मा आ गई। सब बहुत खुश थे। मैं डर कर कमरे में ही बैठी रही। मुझे बाहर से सबकी हंसी मजाक की आवाज़ आ रही थी। इन सब में एक आवाज़ आई
جس میں میرا نام پکارا گیا کہ سمائرہ کو بھی باہر بلاؤ، آ کر کھانا کھا لے گی، مگر میں کمرے میں لاک کر کے بیٹھی رہی۔ اماں تو چاہتی یہی تھی کہ میں کمرے سے باہر نہ آؤں، اس لیے کمرے سے باہر ہی آواز لگا کر چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ انہیں میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اپنے کاموں کے لیے مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ روتے روتے یوں زمین پر سو گئی۔ اگلے روز میں جب کمرے سے نکلی تو اماں، ابا اور حسن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر میں، حسن اور ابا اور اماں تھے۔ پھر میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں رات رونے کی وجہ سے بہت سوجی ہوئی تھی، جو اور کسی کو پتہ نہیں، لیکن ابا نے ضرور نوٹ کر لی، اور ابا اماں سے پوچھنے لگے، تم کیوں شروع سے اسے کمرے میں رہنے کو بولتی ہو؟ اماں خاموش رہی۔ ابا نے اپنا سوال دہرایا، مگر اس بار لہجہ کچھ تھوڑا سخت تھا۔ اماں تب بھی خاموش رہی۔ آخر میں پھر سوال کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا میری بیٹی کو مجھ سے کوئی خطرہ ہے؟ میں تمہیں کوئی ایسا انسان لگتا ہوں کہ تم اسے ہمیشہ ہم سے دور رکھتی ہو؟ نہیں، میری شکل سے دور رکھتی ہو۔ شادی کے بعد پہلے دن ہی میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ جیسے تم میرے بیٹے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ گی، ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ میں تمہاری بیٹی پر نچھاور کروں گا۔ مگر تمہیں اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے ایسا کون سا خطرہ تھا جو تم مجھے اس سے دور رکھتی تھی؟ ابا کی یہ باتیں سن کر اماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مگر شادی کی رات یہ سارے وعدے، یہ کیسی باتیں ہو رہی تھیں؟ عجیب کشمکش سی ہونے لگی۔ لیکن میں اماں کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن جب اماں نے بولنا شروع کیا تو ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ حقیقت یہاں موجود صرف دو لوگ جانتے تھے، ایک ابا اور ایک اماں۔ اگر ایسا تھا تو حسن کیوں مجھ پر بری نگاہ رکھتا تھا؟ مجھے لگا شاید اسے بھی حقیقت پتہ ہے، بس میں ہی انجان ہوں۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر اس وقت میرا دھیان صرف سچ جاننے کی طرف تھا۔ اماں نے بتانا شروع کیا، جب میں 24 سال کی تھی تو میرے ماں باپ نے میری شادی کرا دی۔ میرا پتی اور ساس بہت برے تھے، مجھ پر بہت زیادہ اتیاچار کرتے تھے، مگر میں خاموش رہتی۔ چند مہینوں بعد میں امید سے ہو گئی تو ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ سب پرانے خیالات کے مالک تھے، سب بہت خوش ہو گئے کیونکہ ان سب کو امید تھی کہ شاید بیٹا ہوگا۔ لیکن جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے باپ نے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت روئی، اسے بہت سمجھایا کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں، اس کے سامنے بہت گڑ گڑائی، لیکن اس آدمی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ میرے ماں باپ نے تو جیسے پہلے ہی باہر تھی، مجھے گھر سے باہر کی طرح اتار پھینکا تھا۔ خیر میری منت کے بعد انہوں نے مجھے رکھ تو لیا، لیکن مجھے کہنے لگے کہ اگر ادھر رہنا ہے تو کما کر لانا پڑے گا، نہیں تو ہم تمہارے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب میرے لیے بہت مشکل تھا، چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر کہاں کمانے جاتی، اس لیے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ چند دنوں بعد ان کا رشتہ آیا اور جب مجھے بتایا گیا کہ ان کا بھی ایک بیٹا ہے اور بیوی تو بچہ ہوتے ہی موت ہو گئی، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، تو میں بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد مجھے تمہارے ابا نے بہت زیادہ خوشیاں دی، لیکن مجھے ڈر رہتا کہ وہ تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے طلاق نہ دے دے، اس لیے میں تمہیں ہمیشہ کمرے میں بند کرتی۔ تم جب بھی مجھ سے کوئی فرمائش کرتی میں وقت نہ ہونے پر ٹال دیتی اور اپنے بچوں کا کام کرتی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں ماں ہونے کے ناطے وہ توجہ نہیں دی جو کافی مائیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں، لیکن میں تب بھی تم پر رحم نہیں کھاتی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حسن کی آنکھوں میں تمہاری طرف بڑھتے ہوئے جذبات دیکھ لیے، اور جب وہ راتوں کو چھپ چھپ کر تمہارے کمرے کی طرف جاتا، یہ سب میں اچھے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی جب تم مجھے بتاتی تو میں تمہیں مارتی اور ہوشیار کرتی، کیونکہ تم بھی اس کی طرف ماہر نہ ہو اور وہ تمہاری طرف نہ جائے۔ اگر تم نے اسے اور اس کا آنا جانا ابا کو بتا دیا تو اپنے بیٹے کو ہی بات سنتے، کیا ان سے بڑھ کر تمہاری بات مانتے؟ اور یہی ممکن تھا کہ وہ تمہاری وجہ سے مجھے طلاق دے دیتے، اور اب میں طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں کمرہ بند کرنے کی نصیحت دی۔ اس روز جب ہم گھومنے جا رہے تھے تبھی میں نے تمہیں اس لیے گھر رکنے کو کہا کیونکہ مجھے ڈر رہتا کہ تم کوئی غلطی نہ کرو اور وہ میرے آگے نہ جائیں۔ تمہارے کمرے میں جانے کے بعد تمہارے ابا نے بھی کہا کہ جب میری بیٹی ہی گھر ہے تو میں بھی کیوں جاؤں، تو وہ بھی یہ کہہ کر رک گئے۔ لیکن جب میں واپس آئی تو ان کا موڈ آف ہو گیا، جو میں نے بخوبی نوٹ کیا، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے نہیں بتایا۔
मुझे शक था कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया, मगर मैं इधर उधर के कामों में लगी रही। अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। मम्मी की बात खत्म होते ही अब्बा बोलने लगे। जब सब घूमने जाने का प्लान बना रहे थे तब मैं यानी समायरा के कमरे में पूछने जा रहा था कि बेटा हम उस जगह घूमने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ। मगर कमरे में दाखिल होने से पहले ही तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई माँ अपनी बेटी को ज़बरदस्ती घर पर रुकने के लिए क्यों कह रही है। लेकिन तुम मेरी बेटी का कमरा रॉक रखने की हिदायत कर रही थी और उससे कह रही थी कि कोई भी पूछे तो इनकार कर देना कि नहीं, तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी रुक जाता हूँ, आखिर देखूँ तो सही कि माजरा क्या है। और इस तरह पहले भी मैंने बहुत कुछ नोट किया था कि तुम उसे आंखें दिखाती थी, डराती रहती थी, मगर मैं इग्नोर कर देता कि नहीं, भला कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। भला मगर मैं गलत था, तुम वाकई बहुत बुरी माँ हो। मैंने अपनी बेटी को सगे बाप जैसा हक दिया, तुमने तो सगे होते हुए भी सौतेले जैसा व्यवहार किया। इसके साथ अपने साथ रहते हुए भी उसके दिल में ये बात डाली कि वे एक मनहूस है जिसके साथ इस घर में मौजूद इंसान कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या तुमने कभी पूछा कि इससे कि वे क्या चाहती है, इसकी पसंद नापसंद क्या है, इसे किस चीज़ से डर लगता है और क्या चीज़ इसके लिए कंफर्टेबल है। कभी पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी सगी बेटी को कंफर्ट ना दे सकी लेकिन मेरे बच्चे को हर तरह का लाड प्यार दिया। उसने आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। देखो इस मासूम की शक्ल तो कितनी मासूम है, आज उसकी आंखें देख रही हो। अरे तुम क्या देखोगी, तुम तो पहले कभी नोट नहीं किया कि वे बेचारी कब कब रोई है। अपनी औलाद पर यकीन रखना चाहिए कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो और छोटी छोटी बातों पर किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। और वे तुम्हारा पहला पति बुरा था, अगर वे तुम्हें ना छोड़ता तो तुम कैसे मिलती मुझे। और इस मकान को घर बनाओ, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही रहेगा। और अब बात तो ये सब क्लियर कर रहे थे मगर मेरे से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कोई मुझसे पूछता कि मरना चाहोगी या जिंदा, तो मैं यही जवाब देती कि मुझे मरना है। अम्मा और अब्बा की बातें सुनकर मुझे यूं लगा जैसे कि मैं खिलौना हूँ और मेरी माँ को मुझसे बढ़कर अपना रिश्ता प्यारा था। और एक बाप जो सगा भी नहीं था फिर भी कितनी सुरक्षा दी मुझे। इतनी बड़ी हकीकत ये सब मुझे पहले क्यों नहीं मालूम हुआ, जबकि मेरी माँ का बर्ताव मेरे साथ ऐसा था जैसे वे मेरी सौतेली माँ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इन सब में जो खामोश था वो हसन था। काफ़ी देर वे मुझे देखता रहा और फिर पेपर सामने रखा जिसमें मेरे माँ बाप को भी नज़र आया कि हमारी बहस में हम उसे तो भूल ही गए जिसके लिए लड़ रहे हैं। दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी मगर मैंने रोक दिया क्योंकि वे माँ बाप थे और माँ बाप बच्चों से माफ़ी मांगते कहाँ अच्छे लगते हैं। भला मगर मैंने इन सब में अपना बचपन खो चुकी थी जो अब कभी वापस नहीं मिल सकता। वक्त गुजारने के साथ हमारा घर नॉर्मल हो गया। अब कोई किसी को ताना नहीं मारता और ना ही मुझे कमरे में बंद किया जाता, बल्कि हसन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्तेदारों ने बहुत अरोड़ा डाला कि बहन भाइयों का निकाह नहीं हो सकता, लेकिन अब्बा और अम्मा ने मेरी मंगनी वाले दिन सबको क्लियर कर दिया कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद नहीं हैं जो हमारा निकाह नामुमकिन हो, बल्कि मैं अम्मी की पहले पति से हूँ, हसन अब्बा की पहली बीवी से। इसलिए हंगामा करने का कोई जवाब नहीं है, इसलिए सब खामोश हो गए। बेशक अंदर ही अंदर बातें बनाते होंगे मगर हमने अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया और करीब के रिश्तेदार वो सब हकीकत जानते थे, इसलिए वे खामोश रहे और हम सब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। धन्यवाद दोस्तों।